हेलो गाइज, आ चुके हैं हम। क्या लेके आए? ट्रिनिटी इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्या मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन, उसमें भी खासकर मुगल पीरियड की क्वेश्चन है आज आपके पास, क्योंकि अब मॉडर्न खत्म हो चुका है। वीडियो जा रहा है, देख नहीं रहे होंगे आप लोग। करंट चल रहा है, एंशिएंट खत्म हो चुका है, अब है मेडाइवल। मेडाइवल से क्वेश्चन कम पूछ जाते हैं। कुछ वीडियो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, सब वीडियो डला हुआ है। और जो नए बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी तो शेड्यूल लगा होता है वीडियो का, तभी तो देख पाएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, बातें तो बीच में करते रहेंगे। क्या है प्रश्न भाई? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पे अकबर साहब जो थे, अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पे बैठाया गया था? राजगद्दी पे बैठाया गया था, ये प्रश्न है आपके सामने। आंसर है काबुल, लाहौर, सरहिंद और कन्नौर। तो हुमायूं की मृत्यु जो होती है वह कहाँ होती है? पंजाब के कन्नौर में होती है। जब सिकंदर सूर्य से वो क्या कर रहा था, सिकंदर सूर्य जो छुपा हुआ था उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, और उसका संरक्षक था बैरम खां। तो वहीं पे कन्नौर में जो सिकंदर सूर्य को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, और जो पंजाब की गुरदासपुर जिले में पड़ता है, तो उसी समय उनको मिलती है मृत्यु की खबर अपने पिता की, हुमायूं की, और वहीं पे उनकी गद्दी बैठाया जाता है। ये घटना 14 फरवरी 1556 की घटना है। और कब? कन्नौर में, जो गुरदासपुर पंजाब के गुरदास में पड़ता है। और उस समय अकबर की जो उम्र थी मात्र 13 वर्ष 9 मंथ कहा जाता है, अप्रॉक्स 14 वर्ष मान सकते हैं लोग। वहीं कन्नौर में इसकी गद्दी बढ़ाया जाता है, और इसका संरक्षक जो होता है वो कौन होता है? संरक्षक बैरम खां होता है। ये भी प्रश्न बनते हैं कि संरक्षक कौन था, तो बैरम खां जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे का क्या कारण था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे का अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपना अधीन लाना, या राजपूतों को में फूट डालना, या मान सिंह की भावना को संतुलित बनाना, या समाजवादी नीति? क्या नीति थी बताना है। सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था सर? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। एक तरफ से अकबर थे और दूसरी तरफ से राणा प्रताप थे। क्या थे? राणा प्रताप जी थे, ठीक है। और अकबर की तरफ से सेनापति कौन था? अकबर की तरफ से सेनापति कौन था बताना है। मान सिंह और आसफ खां दो गए थे। अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां थे। 1576 युद्ध होता है हल्दी घाटी का, जिसमें क्या राणा पराजित हो जाता है? क्या महाराणा प्रताप पराजित हो जाता है, और राणा को जिंदा लाने के लिए किया गया था। इसमें राणा प्रताप पराजित हो जाता है और अरावली की पहाड़ियों में छुप जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब देखिए इजी प्रश्न आ गया। कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। अभी बताया है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो ये बता दीजिए कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? कमांडर इन चीफ। ये भी प्रश्न बनते हैं कमांडर इन चीफ के बारे में। जो छापामार युद्ध में बहुत ही क्या था, छापामार युद्ध करने में बहुत ही सुदृढ़ था वो, तो बताइए। और इनके साथ भील भी शामिल थे, उनका नाम था हकीम खान सूर थे। हल्दी का देखिए प्रश्न भी आ गया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? आप बता दीजिए आप लोग। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन था? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह? कौन था? तो अभी बताएं, हकीम खान सूर। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा
राजपूत सेना का सेनापति कौन था बताना है। हलियड में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था बताना है। प्रश्न वही आ गया, रिपीट हो गया, तरीके चेंज कर दिए प्रश्न पूछने के। इब्राहिम गर्दी, हकीम सुर, टाडी बेग या मोहम्मद लोदी। हकीम सुर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति, ये प्रश्न फिर रिपीट कर गया, कौन था? हकीम खान सुर था ये। चलिए इसे याद भी हो जाएगा, रिपीट होने से फायदा होता है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ स्थापित किया था। तो किस घराने से वह स्थापित किया था वैवाहिक संबंध? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से, सिसोदियों से? किससे किया था? कछवाहों से स्थापित किया था। कौन शासक था कछवाहों में? जब 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में जब अकबर जा रहा था अजमेर की यात्रा पे, अजमेर में किसकी दरगाह थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अजमेर जा रहा था। अजमेर जा रहा था मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में दर्शन करने। उसी बीच में सांगनेर में, कहाँ? सांगनेर, जो जयपुर के पास पड़ता है। सांगनेर जयपुर नहीं, अजमेर के पास पड़ता है, ठीक है। वहीं पे राजा बिहारी मल यानी भारमल, आमेर का राजा, कछवाहों का था, आमेर का राजा था, वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन सा राजा? भारमल। आमेर का राजा भारमल अधीनता स्वीकार करता है और हरखा बाई अपनी पुत्री से अधीनता स्वीकार करता है और अपनी पुत्री से शादी करता है। किससे? अकबर से, हरखा बाई की। ये याद रखिएगा। हरखा बाई बाद में क्या हो जाती है? जोधाबाई। और जोधाबाई सीरियल तो देखे होंगे सब कोई, सीरियल आती भी है अकबर द ग्रेट, उसमें जोधाबाई की चर्चा की जाती है। किस चिश्ती संत की दरगाह पे अकबर दर्शन हेतु सबसे अधिक बार गया था, अधिक जाता था? बताइए आप। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के दरगाह पे जाता था, बार बार जाता था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे वो जाता था। बख्तियार काकी जो है उन्हीं के नाम पे लाहौर में थे, उन्हीं के नाम पे, याद है ना, कुतुब मीनार बना था। बख्तियार काकी लाहौर के रीजन में रहे थे इल्तुतमिश के समय में, ऐबक के समय में। निम्नलिखित में किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, पीर मोहम्मद खां को? किसको मारा था स्वयं? किसको मारेगा? अदम खां, बैरम खां? बैरम खां को तो वो नहीं मारा था, संरक्षक था। उसको बाद में जब पेटीकोट शासन हटाता है वो, तो बैरम खां को कहता है कि जाइए आप मक्का मदीना घूमने जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं, और रास्ते में उसकी चाकू से हत्या कर दी जाती है। और बाज बहादुर राजा रहता है, तो बताइए। और महाअनगा का पुत्र था अदम खां, तो ये उनकी जो जामाता थी, यानी जो उनकी संरक्षिका थी महिला महाअनगा, उन्हीं के पुत्र थे अदम खां को। उनको उनकी हत्या स्वयं करता है, हाथी से पहले ऊपर से फेंकवा देता है छत के नीचे, छत से, फिर और हम मरता नहीं है तो हाथी से खुजवा देता है उसको। राजपूताना के निम्न राजों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया है? कौन था इसमें? सबने स्वीकार किया राजपूत घराने में। और फायदा ये हुआ कि अकबर जो राजपूत घरानों में राजस्थानी जन्म में इसलिए गया कि एक क्या मिलेगा? सेना, एक बड़ा सेना संगठन मिल जाएगा हमको, और सेने के बाजार में प्रवेश कर गया। क्योंकि राजपूत में खासियत होती है मरने और मारने की। युद्ध भूमि में जाएंगे तो या तो मर के आएंगे या मार के आएंगे। तो चाहता था कि भाई हमको पूरे भारतवर्ष पे शासन करना है और आक्रमण करना है, विश्व विजेता बनना है, तो राजपूत घरानों में घुस गया वो। तो कुछ राजपूत घराने स्वयं से अधिकार स्वीकार कर लिए और कुछ को युद्ध के माध्यम से हराया। तो किसने स्वयं स्वीकार नहीं किया था बताना है। तो आमेर के राजा सांगनेर में जाके मिले थे भारमल साहब, मेवाड़, मरवाड़ और बीकानेर। बताइए
तो मेवाड़ के राजा राणा प्रताप, जिसकी चर्चा भी किए हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप जो है युद्ध करना पड़ा और हार गया, तो वो कहाँ भाग गया? अरावली की पहाड़ियों में। मगर इसके पुत्र का, राणा प्रताप का जो पुत्र हुआ, उसके बाद अमर सिंह हुआ, जो जहांगीर के समय मनसबदारी व्यवस्था स्वीकार करता है 1615 ईस्वी में। राणा प्रताप ये अधीनता स्वीकार नहीं करता है, मगर इसका पुत्र जो होता है अमर सिंह, जो जहांगीर के काल में जाके, जहांगीर के काल में ये मनसबदारी व्यवस्था लेता है। 1615 की ये घटना है। अकबर उसको नहीं मिला पाया। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करता रहा और समर्पण नहीं किया? बताना है। जल्दी बताइए। सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक का, सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक का बताइए जल्दी। बीकानेर के राजा अमजय सिंह, ये तो अधीनता स्वीकार कर लिए। मरवाड़ के राजा रावचंद्र सिंह या अमेर के राजा भारमल तो अधीनता स्वीकार कर लिए। मेवाड़ के राजा अमर सिंह थे ही नहीं, अमर सिंह लास्ट में जाके अधीनता स्वीकार कर लिए। तो क्या हो जाएगा? मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन। मरवाड़ के राजा रावचंद्र सेन साहब लगातार जूझता रहा मुगल शासकों से, मगर उसने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? शाहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, शाहजादा मुराद या शाहजादा दानियाल, किसके कारण हुई थी? बताइए। और वो विद्रोह भी किया था और बुंदेला राजा से उसको मरवाया भी था। दक्षिण से अब्दुल फजल को बुलाया था, दक्षिण भारत से। तो शाहजादा सलीम जो किस नाम से, जहांगीर नाम से बैठता है सत्ता पे, और उसने पहले अब्दुल फजल को बुलाया दक्षिण भारत से। 1602 ईस्वी की घटना है। और उसके बाद बुलाने के बाद सलीम के इशारे पे ही बुंदेला के राजा थे, ओरछा की बुंदेला, ओरछा पड़ता है मध्य प्रदेश में, ओरछा की बुंदेला शासकों थे। एक सरदार था वीर सिंह देव। कौन? वीर सिंह देव। ओरछा के बुंदेल राजाओं में एक सरदार था वीर सिंह देव, उससे हत्या करवा दिया। कौन? जहांगीर ने अबुल फजल की। ये पूछा जाता है। निम्न तथ्यों पे कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं हुआ? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकता, या अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया जाना, या अकबर की धार्मिक नीति? बताइए, इसमें कौन सा ऐसा तथ्य दिखाई देता है जो उसको राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? जल्दी बताइए। अकबर ने इस्लाम धर्म त्याग किया था कभी? तो यही हो गया सर। धार्मिक दिन लाया था, दिन इलाही चलाया था। दिन इलाही कब चलाया था? दिन इलाही। अकबर की धार्मिक नीति में इबादत खाना की स्थापित किया था। इबादत खाना याद है ना? कब हुआ था इबादत खाना? 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में इबादत खाना। मजहर की घोषणा कब करता है? मजहर की घोषणा 1589 ईस्वी में। मजहर मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में मजहरनामा होता है, ठीक है। और दीन इलाही कब बनाता है? वो 1582 ईस्वी में। धार्मिक थी ना, दीन ए इलाही जो होता है 1582 ईस्वी में। तो ये काम तो किया था। सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्न किया था उसमें खासा सामाजिक सुधार किया था। बाल विवाह और सती प्रथा पर रोक लगाया था। रोक लगाया था कि नहीं लाया था? और प्रशासकीय एकता भी लाया था, जैसे मनसबदारी व्यवस्था लाया था। तो मनसबदारी व्यवस्था कब लाया था? 1575 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था उसने कब लाया था? मनसबदारी व्यवस्था 1575 ईस्वी में शासन के 19वें वर्ष लाया था। फिर भू राजस्व की बात भी किया था उसने, वसूली की बात भी किया था, और टोडरमल द्वारा उसे आईन दहसाला पत्ती लाई थी 1580 ईस्वी में।
सब काम किया मगर इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया। अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे बताइए, क्यों लोकप्रिय हुए थे अकबर, क्या कारण थे इसमें? मनसबदारी व्यवस्था अभी बताए हैं, हाँ सामाजिक सुधार भी किया था। देखिए अब मनसबदारी व्यवस्था कब, 1575 19वें वर्ष में ये काम किया इसने। भूराज व्यवस्था में भी लाया था, आईने 10 साला पत्ती 1580 ईस्वी में टोडरमल द्वारा, 1580 में आईने 10 साला टोडरमल द्वारा। धार्मिक रीति जस्ट अभी चर्चा की है, 1575 1579 और 1582। क्या क्या था 75 में, क्या था? इबादत खाना। 79 में मजहरनामा बेदीन इलाही। सामाजिक सुधार में क्या क्या किया? बाल विवाह और सती प्रथा रोक लगा दिया। साथ में दास प्रथा भी रोक लगाया था सामाजिक सुधार में। वो कब था? 1562 ईस्वी में दास प्रथा पे रोक। उसके बदला में क्या किया उसने? 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर 1564 में क्या किया? जजिया कर समाप्ति कर दिया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दिया उसने, जजिया कर की समाप्ति कर दिया। निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर जो 1563 में समाप्त किया था वो कौन था? अकबर था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था उसने, 63 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा शादी कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्या हो, बांझ हो जाए, यानी बच्चा जन्म नहीं दे पाए? ये किसने कहा था? तो ये क्या अकबर साहब थे, अकबर का स्टेटमेंट था ये। निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों की बच्चों और बच्चियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। ये किया था? बताइए किया था कि नहीं किया था? किया था। लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कहा था उसने, उससे कम पे शादी नहीं करनी है और स्वयं की इच्छा से विवाह कर सकते हैं, ये भी कहा था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही है। एक तो निर्धारित कर दिया शादी विवाह 16-14 और स्वयं की इच्छा से शादी भी कर सकते हैं, ये भी उसने कहा था। अकबर द्वारा का शासन जाना जाता है किसके लिए? अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए बताइए? क्षेत्रों को जीतने के लिए, क्षेत्र जीता भाई। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम था। और न्यायिक प्रशासन के लिए, न्याय में भी वो अग्रणी था। और उसकी धार्मिक उदारता के लिए नहीं, धार्मिक उदारता था उसमें, तभी तो उसने सुलह कुल धार्मिक सहिष्णुता अपनाया। उसने मजहरनामा जब बनाया तो सभी धर्मों के लिए खोल दिया उसने, सभी धर्मों का प्रवेश किया इबादत खाना में। तो उसमें जैन भी आए, पार्सियन भी गए, हिंदू भी गए, मुस्लिम भी गए। तो धार्मिक सहिष्णुता की बात किया था। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? और वही मनसबदारी व्यवस्था को स्थापित करने में मजबूत प्रदान किया है। हाँ, तो मीर बख्शी ही जो था, मीर बख्शी, उसके द्वारा ही मनसबदारों की नियुक्ति भी की जाती थी। इसका कार्य था सैनिकों को वेतन देना, सैन्य संगठन करना, मनसबदारों की सूची तैयार करना, सैनिकों की भर्ती कैसे होगी, शस्त्रों की व्यवस्था कैसी होगी और सैनिकों का निरीक्षण करना, ये काम था मीर बख्शी का। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पे आधारित थी? सैन्य व्यवस्था किस पे आधारित थी? मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईने 10 साल। बताइए, सैन्य व्यवस्था मनसबदारी सिस्टम पे पूरी आधारित थी सैन्य व्यवस्था।
हाँ, अब सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी से में क्या था, जात सवार पद लाया था, याद होगा। मनसबदारी व्यवस्था में उसने जात एवं सवार पद लाया था। क्या होता है जात सवार? जात होता है वेतन और प्रतिष्ठा, और सवार होता है घुड़सवार कितने रखेंगे आप, यानी घुड़सवार दस्तों की संख्या, ठीक है। और इसी के माध्यम से, अच्छा, मनसब शब्द का ही अर्थ होता है क्या, श्रेणी या पद। मनसब शब्द का अर्थ ही होता है श्रेणी या पद। क्या? पद। मनसब का अर्थ ही होता है, मनसब का अर्थ। यह मंगोलियन सिस्टम व्यवस्था पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था 1575 में लाया था इसने, और जिसमें शाही सेना की बात की थी। जात होता है इसमें वेतन और प्रतिष्ठा, और सवार जो होता है इसमें घुड़सवार दस्तों की संख्या। ठीक है। नहीं, अनुवांशिक स्थिति नहीं थी, अनुवांशिक नहीं थी, ये चेंजेबल था, ये याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? प्रश्न ही आ गया, देखिए अब क्यों लागू की गई बताइए। राजस्व एकत्रित करने के हेतु, या सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु, या धार्मिक सद्भाव की स्थापना करने हेतु, या स्वच्छ प्रशासन सिद्ध करने हेतु? बताइए, आईएएस का प्रश्न है ये है स्वच्छ प्रशासन सिद्ध करने हेतु। सैनिक भर्ती तो खुद करता था, मनसबदारों को दिया गया था सिस्टम में, या आप सैन्य रखेंगे, मगर जहां जिस संख्या में मनसबदार की नियुक्ति होती थी, जागीर दिया था, वहां पे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था आपको ध्यान रखना है, और शासन का व्यवस्था भी आप ही को करना है। तो स्वच्छ प्रशासन की बात भी करता है मनसबदारी सिस्टम में। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, वो किस देश में प्रेरित प्रणाली से उधार लिया था? वो ये उधार की वस्तु है। अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, फारस, कहां से लिया था? ये लिया था मंगोलिया से। मंगोलियन व्यवस्था पे आई थी, ये मंगोलिया से लिया था इसने। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं हम लोग? अब कर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये मुगल काल में है। कर सिस्टम को बताइए क्या? बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। जाप्ती, दहसाला, नस्क और कानपुर, ये सब इसी में फेमस था। बताइए क्या क्या होगा इसका आंसर? किसका? बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से किसको जानते थे? दहसाला पद्धति को। सही बता रहे हैं आप? सही है, दहसाला पद्धति, टेंशन नहीं लेना है। भू राज्य व्यवस्था में क्षेत्र में शेर शाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व की कड़ी थी, यानी दोनों के बीच में कौन सा माध्यम बना तो शेर शाह और अकबर में समानता दिखाई देता है, वो बताना है आपको। बीरबल, टोडरमल, भगवान दास और भारमल, जिसने भू राज्य व्यवस्था की बात की थी, टोडरमल। इसने ही, टोडरमल साहब ने ही क्या किया था, यानी दहसाला पद्धति लेके आया था इसने। अकबर के काल में भू राज्य व्यवस्था एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो क्या होगा? टोडरमल। 1580 ईस्वी में आईने दहसाला पद्धति आई थी। 10 सालों का इसमें क्या था कि 10 सालों का भूमि का सर्वेक्षण करना है, उसका आकलन निकालना है, और उसी के आधार पे उस पर टैक्सेशन की पद्धति लागू कर देना है। ये नियम था इसमें, और उसका अर्थ मंत्री था वो। अच्छा, सहयोगी कौन था टोडरमल का दहसाला में? तो ख्वाजा शाह, पूछ दे कभी, तो मंसूर, ख्वाजा शाह और तुर्बती, ये 3 इसके सहयोगी थे इस व्यवस्था को लाने में। 10 वर्ष के उत्पादन देख लेंगे, उसके बाद सर्वेक्षण करेंगे, उसका औसत निकालेंगे, उसी औसत पे उसका 1/3 हिस्सा हम लोग टैक्स पे कर देंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। और आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और आपको और की क्यूरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।